Hello students, today we will discuss some chemical properties of carbon compounds. फर्स्ट है कंबशन. कंबशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम कार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो हम देखेंगे कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो CO2 हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा. अगर कार्बन की कोई दूसरी चेन है, जैसे हमने मीथेन को लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ये भी कार्बन का कंपाउंड है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है. CO2 वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. आगे देखो, जो सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हमेशा क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. अगर इनके अंदर भी ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज़ हो जाए, इनसफिशिएंट हो जाए, तो ये भी सूथी पार्टिकल्स जो हैं प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. अगर अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न किए जाते हैं तो वो ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, सूथी पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं. आगे देखो, अगर कंप्लीट कंबशन का एग्जांपल देखा जाए तो गैस स्टोव के अंदर हमने देखा होगा जो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो कंप्लीट कंबशन को शो करती है. इसका मतलब है कि वहाँ पे जो फ्यूल है वो कंप्लीट बर्न हो रहा है, वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है. आगे देखो, जो कुकिंग वेसल्स होते हैं वो ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं और हमें वहाँ पे येलो फ्लेम दिखती है जब ब्लैक होना शुरू होता है बर्तन. तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती. इस वजह से जो है बर्तन ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, जो होल्स हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं. आगे देखो, जो कोयल एंड पेट्रोलियम है उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फ़र की अमाउंट प्रेजेंट होती है कुछ अमाउंट में. अगर वही नाइट्रोजन और सल्फ़र जो कि कोयल और पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वो ऑक्साइड्स फॉर्म करता है और उसके ऑक्साइड जो हैं NO2 और SO2 वो पोल्यूटेंट का काम करते हैं. मीन्स वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. आगे देखो, कब कब जो है फ्लेम प्रोड्यूस होती है, जब भी कोई गैशियस सब्सटेंस बर्न होगा तभी हमारी जो है फ्लेम प्रोड्यूस होगी. जैसे हम पेपर को बर्न करें, एक कैंडल को बर्न करें, तो कैंडल के अंदर क्या होती है, फ्लेम प्रोड्यूस होगी. लेकिन जब हम पेपर बर्न करेंगे वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी. तो फ्लेम हमेशा जब कोई भी गैशियस सब्सटेंस बर्न होता है तभी प्रोड्यूस होती है. आगे देखो, कन्वर्जन डिस्कस करेंगे हम. सबसे पहले है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करती है. देखो, यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 से जो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है. यहाँ पे देखो क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन का ऐड होना. यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट थी अल्कोहल के अंदर, जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड 2 ऑक्सीजन मिल गई इसको. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं दूसरे सब्सटेंस के अंदर. तो यहाँ पे एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं. आगे देखो, एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, मान लो हमने ये कार्बन की चेन ली जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर हम इसको निकल कैटालिस्ट या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये जो प्रोसेस है एडिशन रिएक्शन, इसको हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के नाम से जानते हैं. आगे देखो, कैटालिस्ट. यहाँ पे हमने निकल कैटालिस्ट को यूज़ किया है जो कि हेल्प कर रहा है बॉन्ड को ब्रेक करने में. तो कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोसीड करवाने में हेल्प करते हैं किसी भी रिएक्शन को डिफरेंट रेट के ऊपर विदाउट बीइंग अफेक्टेड द कंप्लीट प्रोसेस. मींस अगर कैटालिस्ट को ऐड कर रहे हैं तो उससे जो है रिएक्शन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड है निकल कैटालिस्ट की हेल्प से जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन हुआ है और ये रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के नाम से जानते हैं. जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना वो अनसेचूरेटेड कार्बन होता है. अगर वो हमें एनिमल फैट, और जो एनिमल फैट होता है वो सेचूरेटेड कार्बन एटम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए. तो हमें कुकिंग पर्पज़ के लिए हमेशा अनसेचूरेटेड कार्बन ऑयल यूज़ करना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना चाहिए. जो पिछली रिएक्शन थी हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल वाली, उसके अंदर हमने वेजिटेबल ऑयल को एनिमल फैट के अंदर कन्वर्ट किया था.
वहाँ पे भी हमने अनसेचुरेटेड कार्बन एटम लिया था और सेचुरेटेड कार्बन में चेंज हो गया था वो। आगे देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या है, मीथेन जो है क्लोरीन के साथ ऐड करवाया है और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके ये Cl के साथ ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सब्स्टिट्यूट हो गया, इसने इसकी जगह ले ली, तो CH3Cl बन गया। यहाँ पे जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं और यहाँ पे क्या हुआ, जो क्लोरीन है कैन रिप्लेस हाइड्रोजन, जो कि एक फास्ट रिएक्शन को शो कर रहा है। जो इथेनॉल होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। इथेनॉल को हम एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। ये एल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि गुड सोलवेंट होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। इथेनॉल को हम मेडिसिन टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन इन एल्कोहल के नाम से जानते हैं हम। टिंक्चर आयोडीन को कफ सिरप और टॉनिक्स में यूज़ किया जाता है। आगे देखो जो प्योर इथेनॉल होता है उसको हम एब्सोल्यूट एल्कोहल के नाम से जानते हैं। अगर हम स्मॉल अमाउंट में इसका इंटेक करेंगे तो ये डेथ कोज कर देता है। जब सोडियम जो है मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी यहाँ पे इथेनॉल लिया हमने, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड बनेगा। ऐसे ही अगर हम इथेनॉल को H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे कंसनट्रेटेड के फॉर्म में और ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, नियरली अबाउट 443 केल्विन, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, इथीन बना लेगा ये, और प्लस में वाटर। इसको हम कहेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगी, सॉरी यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हुई है। यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या था CH3 और CH2OH, तो ऑक्सीजन रिमूव होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है। ये डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। पहली वाली जो रिएक्शन थी इसके अंदर सोडियम इथोक्साइड ऑब्टेन हुआ है, हमें सोडियम जो है इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया गया है। यहाँ पे क्या है, इथेनॉल जो है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट हुआ है और हमें क्या दे रहा है, इथीन दे रहा है, और ये डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे वाटर भी ऑब्टेन होगा। आगे देखो डीनेचर्ड एल्कोहल, इसके अंदर क्या होता है, अगर हम किसी भी एल्कोहल के अंदर डाई ऐड कर दें तो वो कलर प्रोवाइड करता है हमें ब्लू कलर, और कलर लेके आने के लिए एल्कोहल के अंदर, ताकि वो जल्दी से आइडेंटिफाई हो सके, उसी को हम डीनेचर्ड एल्कोहल कहते हैं। इसका मतलब है अगर हम एल्कोहल के अंदर डाई ऐड कर रहे हैं, ब्लू कलर शो कर रहा है, इसकी हेल्प से हम एल्कोहल को जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इसी एल्कोहल को हम डीनेचर्ड एल्कोहल बोलते हैं। आगे देखो जो मिथेनॉल है, अगर हम इसका इंटेक करते हैं तो वो लीवर में जाने के बाद मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कारण जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, लिविंग पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, कोगुलेट होना शुरू हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो इससे हमारे डेथ कोज भी हो सकती है। इसीलिए मिथेनॉल जो है ये भी डेंजरस होता है हमारे हेल्थ के लिए। आगे देखो एल्कोहल को हम एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं। जो शुगर केन है, अगर उसको सनलाइट प्रोवाइड करवाई जाए तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये बेस्ट एग्जांपल है कि सनलाइट का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। आगे देखो एल्कोहल को हम पेट्रोल में यूज़ करते हैं। अगर एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवा जाए तो वो CO2 और वाटर प्रोड्यूस करवाता है। एल्कोहल को हम क्लीनर फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। आपने एक रिएक्शन देखी होगी कि शुगर से हमें क्या मिलता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस की हेल्प से हमें एल्कोहल ऑब्टेन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एनएरोबिक कंडीशन। तो यहाँ पे भी शुगर है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे एनएरोबिक कंडीशन, जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट होगी, तो हमें भी क्या मिलेगा, एल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। और एल्कोहल को हम एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल के अंदर एल्कोहल का यूज़ किया जाता है, जो कि हमें CO2 और वाटर देता है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए। आगे देखो इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, जिसको हम CH3COOH के नाम से जानते हैं। अगर इथेनोइक एसिड
को हम 5 से 8% वाटर के अंदर ऐड कर दें तो वो विनेगर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। आगे देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट है इथेनोइक एसिड का वो 290 केल्विन होता है। ये फ्रीज हो जाता है जो कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं उस टाइम पे, और उस एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं जब वो फ्रीज हो जाता है तब। आगे देखो, इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करता है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है वो ऐड होता है, COOH है। आगे देखो, जो मिनरल एसिड है HCl वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसके अंदर हम एस्टर प्रोड्यूस करवाते हैं जो कि स्वीट स्मेलिंग होते हैं और परफ्यूम में यूज़ किए जाते हैं अच्छी स्मेल प्रोड्यूस करवाने के लिए। ये कैसे प्रोड्यूस होगा एस्टर, देखो यहाँ पे इथेनोइक एसिड को यूज़ करेंगे हम, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सोपनिफिकेशन होता है कि सोप को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर एस्टर को किसी भी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो ये क्या होगा, सोपनिफिकेशन रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी और यहाँ पे मिथेनॉल और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा। सॉरी, यहाँ पे ये इथेनॉल और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा। आगे देखो, अगर कोई भी एसिटिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा सोल्ट प्रोड्यूस करेगा, और जिसका नाम है सोडियम इथेनोइट, और वाटर भी प्रोड्यूस करेगा। आगे देखो, जो इथेनोइक एसिड है जब किसी भी कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा सोल्ट प्रोड्यूस करता है, वाटर और CO2, और जो सोल्ट है वो कॉमन है जो कि सोडियम एसीटेट है। थैंक यू।